बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पदार्थ के वर्गीकरण का। पदार्थ के वर्गीकरण में मूल रूप से हम लोग पदार्थ की सभी अवस्थाओं पर बात कर चुके हैं और अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ की कुछ विशेष गुण है जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते भी है, जैसे संप्रियता, उसके बाद बात करें तो गतिज ऊर्जा, उसके बाद बात करें तो विसरण। इस पर एक समझ बनाते हैं, बहुत ही जटिल टॉपिक है, उसको समझने के लिए इसके बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात करेंगे पदार्थ की कुछ खास गुण, यहाँ से सवाल बनते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे पदार्थ की विशेषताएं। तो चलिए पदार्थ के कुछ खास गुण और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पे। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? पदार्थ के विशेष गुण। तो अगर पदार्थ के विशेष गुण पर बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या बात किया? संप्रियता पे। तो पदार्थ के विशेष गुण पर सबसे पहले बात क्या करना है? संप्रियता। उसके बाद कहाँ बात करना है हमें? तो उसके बाद बात करना है गतिज ऊर्जा पे। उसके बाद कहाँ बात करना? उसके बाद बात करना है तापमान पे। अच्छा, गतिज ऊर्जा में तापमान आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे विसरण पे। देखिए, संप्रियता, गतिज ऊर्जा और विसरण। अब संप्रियता समझने का प्रयास करते हो। अगर संप्रियता को समझना है तो ऐसे समझते हैं, गौर कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ठोस है, हमारे पास द्रव है और हमारे पास गैस है। तो सबसे पहले आपको संप्रियता समझने के लिए आपको इसके कणों का जो अवयवी संरचना है, अर्थात याद रखना है कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से या फिर अणु से बने होते हैं। अब इसके कणों को देखें तो हमने बात किया था अंतराण्विक कण की बात करें तो काफी नजदीक है, इसका अंतराण्विक कण। इसके अंतराण्विक कण दूर है और इसके अंतराण्विक कण और दूर है। तो एक बात सोचिए कि अगर मैं बल लगाऊं तो देखिए बल इधर से लगाया जा सकता है, बल इधर से लगाया जा सकता है। तो बल लगा के किसे आसानी से दबाया जा सकता है? जिसके बीच गैप, याद रखिए, बहुत मोटा है। तो मोटा है तो उसको, जैसे मोटा मांस है उसको दबा सकते हैं, पतला मांस से दबाना मुश्किल है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई, जैसे ये देखिए ठोस, इसको दबाने का प्रयास करो, नहीं दबेगा। वही याद रखिए, अगर गैस मिले तो गैस के बीच जो कण है, अगर देखिए तो गैस के बीच गैप ज्यादा है। देखिए गैप ज्यादा है तो इसे आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है। इसके बीच गैप है, इसको भी आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन देखिए इसके बीच कम गैप है, मतलब इसे बहुत नहीं दबाया जा सकता है। तो एग्जाम में आता है कई बार सवाल कि ठोस, द्रव, गैस, इसकी और अवस्था क्या है? एक प्लाज्मा और बीसी। इसके आधार पर कहेगा कि आप इसके संप्रियता के क्रम को सजाइए। तो क्रम को अगर सजाने का प्रयास करिए तो बताइए किसको बहुत आसानी से बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है? तो गैस को। इसलिए याद रखना इसकी संप्रियता क्या है? सबसे अधिक है। इससे कम किसकी है? इसकी। और इससे कम किसकी है? ठोस की। तो अगर सजाने का प्रयास करें तो जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब सॉलिड की जो संप्रियता है सबसे कम है, उसके बाद लिक्विड की इससे ज्यादा है और गैस की सबसे ज्यादा है। और जनरली हम लोग जब क्रम सजाते हैं तो ऐसे सजाएंगे। इस बात को समझिए, हमें समझ बन चुका है। अब इसे जनरली हम सजाएंगे ऐसे। देखिए कौन सा है? सॉलिड, फिर क्या है? लिक्विड, और फिर क्या है? गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो सबसे कम किसकी है? सॉलिड की। तो सबसे कम, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैस की। याद रखना है जहां ये कोना है, कोना जहां छोटा, याद रखिए एक बड़ा भाग छोटा, जो ये छोटा सूचित करता है कि छोटा है। तो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है, संप्रियता सबसे कम है, उससे ज्यादा किसकी? लिक्विड की। उससे ज्यादा किसकी है? गैसेस की। ये बात याद रखना, कई एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है कि संप्रियता के क्रम में सजाए, तो क्लियर है बातें। अब थोड़ा सा इस पर समझेंगे बात, हम बात गौर इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इस बात पर कि अगर आपसे बात करें कि प्लाज्मा का स्थान कहाँ है इसमें, तो प्लाज्मा को आप पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा जब हमने क्या किया, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं उसके कण और दूर चले जाते हैं। तो और दूर अगर उसके कण जाएंगे, इसका मतलब है कि प्लाज्मा इसके बाद आएंगे, क्योंकि कण दूर तो उसे आसानी से दबाया जा सकता है, और आसानी से दबाया जा सकता है। अच्छा, हमने क्या बात किया था? हम लोग ये भी देख चुके हैं कि सॉलिड को अगर हम 273 डिग्री सी ठंडा किए थे, -273 डिग्री सी ठंडा किए थे, परम शून्य ताप, बीपीएससी में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, परम शून्य ताप का मान होता है
परम शून्य ताप मतलब वैसा ताप जिस पर किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को सबसे अंतिम बिंदु तक ठंडा किया जाए, मतलब उससे कम ताप संभव नहीं, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप कितना है? -273 डिग्री C। और जब किसी पदार्थ को हम -273 डिग्री C तक गर्म ठंडा कर देते हैं तो वह पदार्थ एक पदार्थ की नई अवस्था में चला जाता है, जिसे पदार्थ की पंचमी अवस्था अर्थात BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि क्या किया था मैंने, ठंडा करने पर, जैसे बार बार बात करता हूँ, मम्मी अगर दूध को गर्म करती है, गर्म दूध को कर रही है, इसका मतलब है कि दूध के कण दूर जाएंगे और दूध एक टाइम पे उबल के बर्तन से बाहर आ जाता है। मम्मी दौड़ के जाती है, फिर गैस को या तो कम करते हैं तो पानी डालती है उसमें। जब पानी डालती है और गैस को कम करती है, उनका मेन पर्पस ये नहीं है कि दूध में पानी मिलाना चाहते हैं, उनका पर्पस है कि वो दूध को ठंडा करना चाहते हैं, क्योंकि मम्मी जानती है कि जब दूध को ठंडा करेंगे तो उसके कण ठंडा करने से सिकुड़ेंगे और वो बर्तन से बाहर आना बंद हो जाएगी और अस्थायी हो जाएगी, दूध बाहर नहीं आएगी। मामला है कि जब हमें भी, जब ठंड के दिन में ठंड लगती है हम लोग सिकुड़ जाते हैं, जब गर्मी के दिन में गर्मी लगता है तो हम लोग फैल जाते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई चीज़ फैलता है और टेम्परेचर कम करने पर कोई चीज़ सिकुड़ता है। वही बात है कि हमने सॉलिड को क्या किया, -273 डिग्री C तक ठंडा किया, अर्थात सिकुड़ेगा और सिकुड़ के यही बन जाता है BEC। मतलब कण काफ़ी नज़दीक है, कण नज़दीक होगा तो दबाना मुश्किल होगा, कण नज़दीक होगा दबाना मुश्किल होगा, यानी BEC की जो संपीड़ितता है सबसे कम है। तो BEC हम लोग यहाँ डालेंगे, BEC। तो अब आप, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा है तो अगर यकीन माने आपसे कभी गलती सवाल नहीं होगा। मतलब हम ऐसे सजा सकते हैं, सबसे पहले क्या है BEC की संपीड़ितता सबसे कम, उसे याद रखना है, दबाना बहुत मुश्किल है, उसके बाद याद रखना है सॉलिड, उसके बाद याद रखना है लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा। बातें कंप्लीट, हमारा एक टॉपिक यहाँ से कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा पर। अब पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, तो गतिज ऊर्जा पर बात करते हैं। गतिज ऊर्जा देखिए ठीक से, मतलब गति, ऐसी ऊर्जा जो वस्तु में गति ला दे उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गतिज ऊर्जा, दो बातें समझिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होती है। मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग बात भी पिछले क्लास में कर चुके कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो याद रखना है गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होती है, तो गौर कीजिए, हम बात किए थे ठोस की गतिज ऊर्जा कम, उससे ज्यादा द्रव की गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जो कण में गति ला दे। तो बताइए गति किसमें होता है, द्रव में। पानी हमेशा लहरते रहती है, मतलब चलती रहती है, बहती रहती है, मतलब पानी में गतिज ऊर्जा थोड़ा सा ज्यादा है ठोस की अपेक्षा। ठोस एकदम स्थिर, पानी, गैस, मतलब कहने का मतलब गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए गैस हमेशा माइग्रेट करती रहती है, हमेशा बहती रहती है। इसलिए हमने बात किया था कि द्रव को, पानी को और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं, तरल कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को कि मतलब ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम, यहाँ के रेस्पेक्ट में कम, उससे ज्यादा द्रव में, उससे ज्यादा गैस में। लेकिन अगर बात करें, हमने बात ये भी किया था कि अगर देखिए मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब गतिज ऊर्जा टेम्परेचर की सीधा समानुपाती होती है। अब सोचिए सबसे कम टेम्परेचर किसका, हम पिछले क्लास में इस पर भी बात की है कि सबसे कम टेम्परेचर होता है BEC का, उससे ज्यादा सॉलिड का, उससे ज्यादा लिक्विड का, उससे ज्यादा गैस का, उससे ज्यादा प्लाज्मा का। टेम्परेचर अब समझिए क्या बात कर रहा हूं, सबसे कम टेम्परेचर किसका, काइनेटिक, सबसे कम टेम्परेचर BEC का, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका गतिज ऊर्जा भी कम होगा, अर्थात सबसे कम गतिज ऊर्जा किसका है, BEC का। हम लोग बात भी किए हैं, तो याद रखना है गतिज ऊर्जा अगर सजाने का प्रयास करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, BEC। अच्छा, BEC सबसे कम। अच्छा, BEC से ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होगी, सॉलिड की, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा, BEC क्या है, -273 डिग्री C, उतना ठंडा है। उससे ज्यादा गर्म कौन होगा, सॉलिड, तो उसके बाद आ जाएगा सॉलिड। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद क्या होगा, लिक्विड में गतिज ऊर्जा ज्यादा है, पीछे बात भी की है। उसके बाद क्या आ जाएगा, गैस। अच्छा, और देखिए हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी सीधा समानुपाती क्या है, टेम्परेचर के। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका, तो याद रखना है सूर्य, और सूर्य में क्या होता है, प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा का टेम्परेचर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है तो प्लाज्मा की गति, टेम्परेचर ज्यादा जिसका, उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा। इसका मतलब है साफ मतलब है कि प्लाज्मा का गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, तो प्लाज्मा। देख लीजिए, ये बातें क्लियर है। यही अरेंजमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, समझिए इस बात को, BEC एक तरीका से ऐसे भी समझा जा सकता है। अगर ध्यान दीजिए तो मैं क्या बात किया हूं कि गौर कीजिए, गति देखिएगा, गति किसमें, वैसी ऊर्जा जो गति ला दे, गति किसमें है, तो गति याद रखिए BEC तो सिकुड़ के एक जगह खड़ा है तो गति उसमें कम है। सॉलिड थोड़ा सा फैला हुआ है, गति थोड़ा ज्यादा है। लिक्विड,
उसमें गति है, गैस उसमें गति है, और प्लाज्मा में और गति है। प्लाज्मा तो आयनित गैस है, आयनित गैस तो गति करती रहेगी, मतलब साफ साफ गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के आधार पर आप समझा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में रिपीट सवाल है कि किस पदार्थ की किस अवस्था की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती, तो है प्लाज्मा। बातें कंप्लीट। अगला अगर बात करें विसरण की, तो बड़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट, और ये भी याद रखना है, सवाल एग्जाम में पूछा गया है, नोट में लिख लीजिए कि गतिज ऊर्जा का टेम्परेचर से सीधा रिलेशन होता है। और यहां से भी याद रखना, इस बात को और समझने से, गतिज ऊर्जा का जो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, K बराबर हाफ mv², तो v का क्या मतलब, v का मतलब अगर देखिए तो v मतलब वेलोसिटी, और देखिए बीईसी में याद रखें सारा कण एक जगह आ चुका है, वेग सबसे कम है इसकी, तो वेग सबसे कम है। इससे ज्यादा वेग सॉलिड में है, क्योंकि सॉलिड में तो गैप है थोड़ा सा। लिक्विड में कणों के बीच गति याद रखना है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा तो गति ज्यादा है, गैस में और स्पेस है तो और गति ज्यादा है, प्लाज्मा में और स्पेस है तो और गति ज्यादा है, और वेग ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। वेग ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो यहां से भी आपको बातें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें विसरण की, बात कर ले, डिफ्यूजन। विसरण किसे कहते हैं, तो एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, और विसरण को हम लोग आराम से पढ़ते हैं, विसरण को कंप्लीट है। अब समझिए, विसरण का मतलब होता है, याद रखना, किसी में किसी को मिल जाना, एक हो जाना, पता भी इतना मिल जाना कि पता न चलना एक दूसरे का, उसे कहते हैं विसरण। विसरण, अब याद रखिए, विसरण को अंग्रेजी में कहा जाता है डिफ्यूजन। अब समझिए विसरण है क्या, तो इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, अब यहां से आपको गतिज ऊर्जा भी समझ में आएगी कुछ। मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया, बर्तन मैंने पानी डाला, और पानी में मैंने एक कंपाउंड डाला जिसका नाम है, याद रखना है, KMnO4। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा। मैंने क्या किया, इसमें डाला। एक काम क्या करती है, तो एक काम करती है, कलर देने का काम करती है जनरली, और याद रखना औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने क्या किया, डाला। जैसे ही मैंने इसे डाला इसमें, तो याद रखना एक घुलना चालू करेगी और पानी को कलरफुल करेगी। लेकिन अगर याद रखिए ऐसा, अगर मैंने इसमें टेम्परेचर दे दिया, इसको गर्म किया, तो ये घटना काफी तेजी हो जाएगी, और बहुत तेजी से, याद रखना, बहुत तेजी से मिल जाएगी। ऐसा प्रयोग आप भी करते होंगे घर पे। मान लीजिए ग्लास लिए, ग्लास में पानी डाले, पानी में चीनी डाल दीजिए। अगर आपको लगता है शरबत तो बहुत जल्दी बन जाए, तो आप उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद गैस चालू भी करना है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप यूज कर पाइएगा, ये बात समझ पाइएगा कि बहुत जल्दी वो चीनी घुल चुकी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर गतिज ऊर्जा के सीधा संबंध है, मतलब उसके जितने भी कण होंगे, कण में गति आ जाएगी, तो सब कण एक दूसरे से मिल जाएंगे, प्रॉपर शरबत तैयार हो गया। वही बात को देखना है यहाँ भी, हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KMnO4 की गति और लिक्विड की गति बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और सब क्या होंगे, सब एक दूसरे से मिल जाएंगे, और पूरा पानी कलरफुल हो जाएगी। हम लोग करते भी कई बार, हम लोग के पास टेम्परेचर बढ़ाने के कई आइडिया, जैसे जो लड़के रूम वगैरह लेके रहते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार गिलास लेते हैं, शरबत बनाना है, मिश्री, गर्मी के दिन में मिश्री डाल के पानी में पीना है, तो मिश्री का शरबत बनाना, तो उसमें क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं, गिलास लेते हैं, पानी डालते हैं, उसमें मिश्री डालते हैं, और वो वेट करते हैं। कुछ लड़के होते हैं वेट करते हैं सब मिश्री को घुल जाने का, ठीक है। कुछ लड़के होते हैं जो बेलन लेते हैं और बेलन से कूट देते हैं पूरा। आप क्या कर रहे हैं, उस पर जब अटैक कर रहे हैं, कूट रहे हैं, लगातार कूट रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सब गति करेगी, गति से टक्कर होगा, टक्कर से जल्दी घुल जाना मतलब मिल जाना, इतना ज्यादा मिल जाना कि एक दूसरे का पता ना चलना, ना पानी का तो प्रॉपर पता चलेगा, आपका चीनी का, मिश्री का एक कण का पता नहीं चलेगा। मिल जाना को ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। मतलब याद रखना, टेम्परेचर विसरण जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब हम साफ साफ ये कह सकते हैं, विसरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सारा सवाल रिपीट है बहुत बार, इसलिए स्पेसिफिक हम इस बात को पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि विसरण का क्या मतलब है, तो विसरण का साफ साफ मतलब है, विसरण मतलब होता है कि जब दो पदार्थ की अवस्थाएं आपस में मिल जाए, द्रव और गैस मिल जाए, गैस से गैस मिल जाए, द्रव मिल जाए, ठोस और द्रव मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए, उसे विसरण कहते हैं। मिल जाना जरूरी है, लेकिन मिलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि विसरण जो है, मतलब डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन याद रखना है, डिफ्यूजन वो सीधा समानुपाती होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, और काइनेटिक एनर्जी सीधा समानुपाती किसकी होती है, टेम्परेचर की। मतलब मैं कह सकता हूं कि डिफ्यूजन
टेम्परेचर के सीधा समानुपाती है। अगर आप पानी में कुछ भी मिला दिए, इस बात को समझिए, पानी में कुछ भी मिला दिए, अगर आप उसे गैस पे चढ़ा दें, मतलब उसे टेम्परेचर दे दिए, तो आप पाएंगे कि वो जल्दी मिल चुकी है। इसलिए मम्मी वगैरह खीर वगैरह बनाती है मम्मी लोग, तो जब खीर बनाती है तो खीर वो जानती है, याद रखिए नॉर्मल आप ऐसे भी कर सकते हैं जनरली कि आप बाद में भी चीनी मिला सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद अलग हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, दूध में चावल डाला तैयार, और बाद में बनने के बाद आप चीनी मिला दीजिए, उसका स्वाद अलग हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा सब एक दूसरे में ऐसा मिल जाए कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चले, मतलब टेस्ट खराब ना हो जाए, एकदम मजा आ जाए खा के। इसलिए क्या होता है, मम्मी एक साथ सबको मिला देती, पूरा टेम्परेचर देती, क्योंकि मम्मी को पता है कि टेम्परेचर देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो सब एक दूसरे मिल जाएगा, फिर एकदम टेस्ट मजा आ जाएगा खा के। तो मामला यही है, इसे विसरण कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका सुगंध है पूरा हवा में चारों तरफ फैल जाती है, उसका सुगंध फैल जाती है, इसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। उसका अगरबत्ती का जो स्मेल है और हवा है वो दोनों एक दूसरे मिल जाती है, विसरण है। जब विसरण के कारण ही याद रखना है, विसरण के कारण ही जब हम खाना बनाते तो क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है कॉपी में। हम खाना बनाते हो क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो उसकी जितने भी मोलेकल है उसमें डिफ्यूजन होगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके मोलेकल गति करने लगेगी, और गति करने लगेगी तो होता क्या है, पड़ोसी के घर में सब्जी बन रहा है और सब्जी का स्वाद मेरे घर में आता है, क्यों, डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि पड़ोसी टेम्परेचर दे रहा है तो उसका स्मेल में गतिज ऊर्जा गति करके, वह ऊर्जा जो गति करा के मेरे घर में स्वाद स्मेल हम लोग लेते हैं, हमको भी खाने का मन करता है, फिर हम लोग बनाते, फिर हमारा स्मेल उसके घर में जाता है। मामला साफ साफ ये है कि सबका मामला क्या है, विसरण, और विसरण में क्या जरूरी है, टेम्परेचर। पूरा बात कंप्लीट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी संप्रियता, आप बता सकते हैं, संप्रियता सिंपल है BEC, आप जानते हैं। अगर मुश्किल हो रहा है तो याद रखिए, सबसे ठंडा तो BEC, उसके बाद ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बात खत्म है। बात करें गतिज ऊर्जा की तो बेक BEC, फिर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बात खत्म। उसके बाद बात करें विसरण की तो विसरण सिंपल बात, हम जानते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल देखिए ना, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आप ऊपर समझ चुके हैं, वही चीज यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो याद रखिए विसरण सबसे कम किस में होगी, तो सबसे कम होगी BEC में। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल देखिए तो सबका एक ही मामला, अलग कोई भी नहीं है, एक ही सब है। फिर देखिए ऊपर वाला उतार दीजिए BEC, फिर देखिए सॉलिड, फिर देखिए लिक्विड, फिर देखिए गैस, फिर देखिए प्लाज्मा। यहाँ से अगर देखिए एग्जाम में सवाल क्या है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछे कि कौन ऐसा पदार्थ की अवस्था है जिसमें विसरण सबसे अधिक होती है, तो याद रखना है प्लाज्मा। हालांकि प्लाज्मा यहाँ मौजूद है नहीं, सूर्य, तारे वगैरह जितने CFL इस समय प्लाज्मा पाया जाता है। यहाँ क्या है, गैस। इसलिए याद रखिए, हम लोग कहते हैं ना सुगंध, खुशबू, अगरबत्ती में जो सुगंध है वो गैसियस है। तो ये हमारा प्रमुख आयाम है, यहाँ से सवाल बनते हैं। अब इसी बात को समझें ध्यान से। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। और हम लोग देखिए, हम लोग 0 से स्टार्ट किया, अपना लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और हम लोग इस आयाम तक पहुंच जाएंगे कि भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर उसमें केमिस्ट्री से सवाल आएंगे, प्रॉपर याद रखना, वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से बिल्कुल यहीं से सवाल बनेंगे, और यकीन मानिए आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस बोर्ड पे जो लिखा है सवाल यहीं से बनेंगे। बस आपको मेरा वर्ड और टॉपिक इस पर ध्यान देना, सवाल पूरे बनेंगे। मिलते फिर अगले क्लास में इसी ऊर्जा, इसी उमंग, इसी जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।